दिनांक 24/8/2020 को फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पशुधन प्रबंधन मतलब एनिमल मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे डेयरी सांड की देखभाल, उसका प्रशिक्षण, उसका आवास और प्रजनन के लिए व्यायाम। ये 3-4 बिंदु जो अपन डेयरी सांड तैयार करते हैं उसके लिए बहुत काफ़ी आवश्यक है। पहले तो हमें इसकी मूल भावना को समझना आवश्यक है कि डेयरी सांड की देखभाल या डेयरी सांड की आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। आप सबको प्रजनन सिद्धांत के अनुसार यह याद होना चाहिए कि सांड अकेला ही पूरे समूह में, एक समूह में 15, 20, 50 गाय तक होती हैं या एक समूह में 100 से 200, 250 भेड़ या बकरी होती है और केवल एक ही सांड मतलब बक या गाय में सांड रखा जाता है जो कि सारे अपने लक्षण, उस नस्ल के लक्षण, उसके उत्पादन की रिकॉर्ड या उत्पादन की क्षमता वो सांड में निहित होती है। तो इसके लिए प्रजनन सिद्धांत के अनुसार हमें याद होना चाहिए कि अकेला सांड ही पूरे फ्लॉक में कम से कम 50% कंट्रीब्यूशन उसका होता है और अगर ये गर्भित समूह आगे भी बढ़ता रहे तो इसका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा 50% से भी अनुवांशिकी से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसके उद्देश्य क्या है? जितना सांड का जेनेटिकल सर्वोत्तम गुणों का होना आवश्यक है उतना ही उसके आहार, उसका प्रबंधन पर ध्यान देना, अन्यथा सांड अच्छे अनुवांशिक गुणों के होते हुए भी प्रजनन क्षमता इतनी बढ़िया नहीं होगी और लंबे समय तक वो प्रजनन का कार्य काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए सारी बिंदुओं का होना बहुत जरूरी है, उसके आहार का अच्छा होना जरूरी है, उसके देखभाल होना अच्छी जरूरी है, उसके प्रशिक्षण भी मिलना जरूरी है और प्रजनन के लिए व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं सांड का चयन। अपन सांड का चयन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए? पहला, सांड का चयन वंशावली के आधार पर, अगर आपके पास कोई वंशावली है, उसके दादा, उसकी परदादा, उसका दादा, उसके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी का क्या रिकॉर्ड रहा, रिकॉर्ड कौन सा? जिसमें हमें उत्पादन से संबंधित हो, उसके अंडे से संबंधित, उसके मांस से संबंधित रिकॉर्ड कितना बढ़िया रहा है, वो अच्छे गुणों वाला, अच्छे उत्पादन वाला उस सांड का चयन करना है। नस्ल के आधार पर उसकी नस्ल कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण वो जो जिस नस्ल का अपन छाट रहे हैं उस नस्ल के पूरे गुण उसमें विद्यमान है या नहीं है। शारीरिक बनावट, शरीर की शारीरिक बनावट उसकी नस्ल के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से शरीर गठीला, चंचल, फुर्तीला होना चाहिए। उसके दोनों पोषण कोष जो संतति का अनुवांशिक मटेरियल या बायोलॉजिकल मटेरियल फीमेल में पहुंच जाते हैं, जिस ज्ञान उसका संचय होता है, जनन होता है, उत्पादन होता है। वृषण कोष व वृषण दोनों ही शिशु में विकसित होने चाहिए। दोनों वृषण कोष में लटके हुए होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। किसी भी तरह की क्रिप्टोरियम और ऑर्काइटिस जैसी बीमारी से नर जिसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं ग्रसित नहीं होना चाहिए। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो वृषण की होती है, जो प्रजनन से संबंध में रुकावट डालती है, तो इस तरह की बीमारी से ग्रसित नर पशु या नर बछड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, कई बीमारी है जैसे सिकल हॉक, पोस्ट लैग और कैप्ट बिहाइंड जैसे विकृतियाँ उस नरों में पाई जाती है। वो इस तरह की विकृति रखने वाला पशु का चयन हमें नहीं करना है। ये विकृति ऐसी जो पिछला पहले गार्डन से जानवर अपंग होता है या पैर जो घुटने हैं वो मिलते हैं या पैर दाएं बाएं नहीं चलता है, तो ऐसे पशु का चयन नहीं करना है। वो फिर मेटिंग के टाइम में सर्विस पूरी नहीं दे पाता, इसलिए ऐसे जानवर का सिलेक्शन नहीं करना है। फिर उसका स्वास्थ्य, चयनित होने वाले सांड पूर्व में या वर्तमान में किसी प्रकार के संक्रामक रोग या जीर्ण बीमारी हो जैसे क्रोनिक डिजीज को है या कोई टीबी वगैरह ऐसे ग्रसित नहीं होना चाहिए। उम्र, सांड हेतु बछड़े का चयन
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सांड तो सिलेक्शन सांड बनाने के लिए जिस बछड़े का, जिस काड़े का, जिस जानवर का हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी उम्र कम से कम 1 साल से 1.5 साल की उम्र में ही उसका चयन कर लेना चाहिए और उसे आसानी से प्रशिक्षित किया जा सके और लंबे समय तक उसको प्रजनन कार्य उपयोग में लाया जा सके। अगर आपने ओल्ड एज में उसका सिलेक्शन किया तो बहुत कम जाके उपयोगी रहेगा, इसलिए हमें जल्दी ही नई उम्र में उसका सिलेक्शन कर लेना चाहिए। संतति का परीक्षण के आधार पर अगर कहीं आपको संतति का रिकॉर्ड मिलता है तो वो आपके सिलेक्शन में बहुत ही सहयोग करेगा, संतति अगर मिलती है। ठीक, अगला है सांड का प्रबंधन। सांड का चयन हमने कर लिया, सांड की देखभाल का उद्देश्य हमने देख लिए, अब उसका सांड का प्रबंधन कैसे करेंगे। नर बछड़ा ही बड़ा होकर हड्ड के लिए प्रजनन हेतु सांड का कार्य करेगा। ये तो अपन जानते हैं कि वे तो इसमें काम करेगी अलग तरीके से, लेकिन नर बछड़ा या नर जो है जो सांड का काम करेगा वो 50 से 100 गाय के ऊपर होता है। 50 गाय के ऊपर तो होता ही होता है, एक पर रिकॉर्ड 100 के लिए 2 होते हैं, तो ये नर ही उसका प्रजनन का कार्य करेगा। उसी हड्ड का 50% हिस्सा कहलाएगा। इसलिए चयन के साथ उसके अच्छे प्रजनन हेतु निम्न आयामों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे जिस बछड़े को आप सांड हेतु चयन करने जा रहे हैं उसकी उम्र कम से कम 6 माह पे ही उसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि 6 माह तक बछड़े एक साथ होते हैं फार्म में, तो जिस बछड़े को आप सांड बनाना है उसको बछड़ियों से अलग कर देना चाहिए। नर बछड़े के जन्म के कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन के बाद ही सिंग रोधन की क्रिया कर देनी चाहिए ताकि उसको सिंग नहीं उगे, क्योंकि सिंग रोधन भी करना बहुत आवश्यक है। फिर नाक में छल्ला लगाना। सांड के नाक में छल्ला डालने का उद्देश्य है सांड को आसानी से नियंत्रित किया जा सके व सांड परिचारक जो उससे रखरखाव करते हैं उसको संभावित नुकसान नहीं हो सके। छल्ला डालते समय, नाक में छल्ला डालते समय उस पशु की उम्र कम से कम 8 माह से 1 वर्ष होनी चाहिए। जो नाक में छल्ला डाल रहे हैं वो नाक का छल्ला कम से कम 2 से 2.5 इंच व्यास परिधि का होना चाहिए। उसकी मोटाई लगभग 1 सी होनी चाहिए और यह तांबे का होना चाहिए, क्योंकि लोहे का डाल दिया तो वो जंग खाएगा और जानवर को कई तरह की इंजरी और कई तरह की रोग हो सकता है, इसलिए ब्रास का या तांबे का होना चाहिए। सांड को कभी हड्ड के साथ नहीं रखेंगे। जो सांड अपने प्रजनन के लिए काम में लेंगे उसको गायों के साथ या फीमेल्स के साथ नहीं रखना है, उसको हमेशा अलग रखें ताकि उसका रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सके। सांड के प्रिक्यूस, जो सांड का जो प्रिक्यूस होता है उसके ऊपर बाल होते हैं, उनको कम से कम 1 सेंटीमीटर छोड़ करके आगे से काट लेना चाहिए। नजदीक से काटने नुकसान नहीं होगा, उसमें खुजली होगी तो वो बार बार अपने पेनिस को या प्रिक्यूस को रगड़ेगा, जिससे अनायास कई तरह की इंजरीज और कई तरह की बीमारी जाएगी। इसलिए उसके प्रिक्यूस के हेयर है जो थोड़ा आगे से काटना चाहिए। सांड के प्रजनन की उम्र और धार मुद्रार होने, जैसे जैवोकुल गाय का जो गुण है अच्छी नस्ल का, तो उसकी आयु 2.5 से 3 साल होनी चाहिए। क्रॉस बुल की 2 से 2.5 साल होनी चाहिए। बफेलो बुल की कम से कम 3 साल होना चाहिए। वजन, बॉडी का वजन कम से कम जैवोकुल का 250 से 300, 280 से 300 केजी होना चाहिए। क्रॉस बुल का 300 केजी करीब होना चाहिए। बफेलो बुल का 320 केजी कम से कम वजन होना चाहिए। व्यायाम, अब है आगे, एक तो हो गया प्रबंधन और व्यायाम। उसको व्यायाम क्यों जरूरी है? सांड को प्रतिदिन नियमित व्यायाम कराने के लिए क्या क्या लाभ होंगे? सांड हमेशा स्वस्थ रहेगा, फुर्तीला रहेगा। सांड अधिक मोटा और पेटू नहीं हो पाएगा। सांड लंबे समय तक प्रजनन योग्य रहेगा। सांड के वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ी रहेगी और काफी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी। विधि, व्यायाम कैसे कराएंगे? सांड के शेड के आगे अगर कुछ व्यवस्था नहीं है तो सांड का जो शेड होता है जिसको सांड करते हैं उसके आगे कम से कम 3 बाई 5 मीटर का खुला एरिया होना चाहिए, जिसमें सांड आराम से बाहर जाके घूम सके और अंदर अपने शेड में आके बैठ सके। यदि खुली जगह नहीं है तो सांडशाला, जो सांड उसकी जहाँ बांधते हैं उसमें फुल एक्सरसाइजर बने होने चाहिए या होना चाहिए। ये लोहे की रिंग होती है जिसके बीच में मजबूत जो रिंग है ये मजबूत आधार पर टिकी हुई होती है और एक निश्चित दूरी में हुक लगे होते हैं जिनमें सांडों को बांध दिया जाता है और फिर सुबह शाम उनको घुमाया जाता है। सांड को रोजाना कम से कम 15 से 30 मिनट तक उसको इसमें व्यायाम विधि में, व्यायाम एक्सरसाइज में घुमाना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। ट्रेनिंग आगे है
ट्रेनिंग क्या है इसकी। सांड बछड़े को हमेशा 4 से 6 माह की उम्र में प्रशिक्षित कर देना उचित होता है। मतलब सांड का प्रशिक्षण जिस बछड़े को जिस सांड को अपन प्रजनन के काम में लेंगे उसका प्रशिक्षण 4 से 6 माह पर ही प्रारंभ कर देना चाहिए। सांड के नाक में रिंग, जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, रिंग या हॉल्टर मोहरी बांधकर प्रशिक्षित करें। सांड का जो परिचालक है सांड के बराबर में रस्सी पकड़कर चले या चैन पकड़कर चले, उसके सामने कभी नहीं चले, नहीं तो कभी पशु मस्ती में आकर के अपने परिचालक को गिरा सकता है और उसको घायल कर सकता है। सांड को जहाँ तक हो सके 5 से 6 बजे सुबह गर्मियों में और 8 से 9 तक सर्दियों में प्रशिक्षित करना चाहिए। सांड जो प्रशिक्षित कर रहे हैं वह स्थल शांत होने, जहाँ अपन ये बुल एक्सरसाइजर या ट्रेनिंग देते हैं पशु को या नर को, तो वो जगह एकदम शांत होनी चाहिए, मच्छर मक्खियाँ आदि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सांड हमेशा तनाव में रहेगा और उसका सीधा असर उसके प्रजनन पर पड़ेगा। सांड का आवास कैसा होना चाहिए। सांड का आवास हमेशा अन्य पशुओं से दूर होना चाहिए। सबसे बिंदु है इसका, जहाँ भी सांड रहता है उसका आवास गायों के, बछड़ियों के, उनके नजदीक ना होकर के थोड़ा दूर होता है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखें कि उसकी लोकेशन ऐसी हो जो वो सांड नर वो दूसरे पशुओं को दिखता रहे या वो दूसरे पशुओं को देखता रहे। सांड गृह के बाहर व्यायाम की खुली जगह होनी चाहिए, मतलब कुछ एक कक्ष होना चाहिए जिसमें वो सेंटर ले सके और कुछ जगह खाली हो जिसमें वो घूम सके। सांड का कमरा 12 बाई 12 फुट का क्षेत्रफल का हो। सांड कक्ष का में पूरी तरह हवा प्रकाश का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। कमरे के बाहर 9 बाई 3 मीटर की घूमने की जगह होनी चाहिए। 100 गायों पर 2 सांड रखे जाएं। ऐसा नहीं हो कि एक सांड को 100 गायों पर काम लेंगे तो उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या कम होती जाएगी और बीमारियां आने का अंदेशा है। इसलिए कम से कम 100 गायों पर मतलब 50 गाय में एक सांड अपन को रखना है। डेयरी के अंदर सांड का गृह दरवाजा है, जो सांड कक्ष है उसका दरवाजा है वो 4 फीट चौड़ा और 7 फीट से ऊंचा होना चाहिए ताकि सांड आराम से जा सके और आ सके। सांडशाला में स्वच्छ पानी की थैली व नाम जिसमें चारा डालते हैं साफ सुथरे होने चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार उसमें सांड के कक्ष में कलई या सफेदी करवा देनी चाहिए। सांड को चारा डालने की ऐसी व्यवस्था हो, ये ध्यान रखें। सबसे बिंदु है, 2 बिंदु आए थे, एक तो सांड का आवास हमेशा मादाओं से दूर हो, दूसरा सांड को चारा डालने की व्यवस्था ऐसी हो चारा डालने वाला सांड को जो चारा डाले तो दूर से डाले, बाहर से डाले, अंदर से कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। जानवर को जो चारा डालने जाएगा अगर जानवर का मुंह मिजाज खराब हुआ तो वो उसको उछाल के मार भी सकता है, उसको गिरा सकता है और कोई भी चोट उसको आ सकती है। पेशाब की नालियाँ, गोबर की नालियाँ सही तरीके से होनी चाहिए ताकि पेशाब और गोबर आराम से निकल जाए। सांड का आहार, उसको आहार क्या देना चाहिए ताकि उसकी प्रजनन क्षमता बनी रहे। सांड के राशन में कम से कम सांड का जो कुल राशन अपन देंगे उसका कम से कम 12 से 15 कुल पाच्य प्रोटीन DCP और 70% कुछ पाच्य पोषक तत्व TDN होने चाहिए। मतलब 12 से 15% DCP होना चाहिए और 70% TDN होना आवश्यक है उसके भोजन के पार्ट में। प्रजनन योग वृद्धि करने वाले सांड को बछड़े को लेग्यूम है कम से कम 1 किलो 500 ग्राम दाना प्रति 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। इसके साथ में उसको मिनरल मिक्सर और दूसरे तत्व भी ट्रेस एलिमेंट्स भी देते रहना चाहिए ताकि उसका किसी तत्व की कमी नहीं हो। आहार देते समय यह ध्यान रखें कि सांड अधिक मोटा नहीं हो और न अधिक दुबला होना चाहिए। उसकी बॉडी उम्र के हिसाब से गठीला फुर्तीला होना चाहिए। सांड को कभी भी अधिक कैल्शियम नहीं ले, नहीं तो हड्डियों में कैल्शियम का भंडारण होने में और वो सर्विस देने में जल्दी ही नाकाम हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम बहुत ही अधिक मात्रा में नहीं देकर के बहुत माइनर मात्रा में उसको देनी है। अन्य प्रबंधन में इसके और भी अन्य प्रबंधन है, जैसे खुर काटना। सांड के कभी भी खुर बड़े हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो काउंट करने में फिर उसको परेशानी आएगी। इसलिए समय समय पर जैसे हम लोग अपने नाखून काटते हैं वैसे उनके खुर कटते रहने चाहिए। खुरेला करना, सांड को
गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, या उसके स्पंदन या बॉडी पर रिलीफ करने के लिए या उसे खून का संचार करने के लिए ये अपना ये प्रेरणा करना चाहिए ताकि रक्त का संचार होता है। एक बार उसको दोबारा गर्म कर देना। सांड का प्रजनन कार्य सांड जब तैयार हो जाए तो 2.5 से 3 साल पर प्रजनन कार्य में काम ले। सांड से सप्ताह में 2 बार दिन में यदि सांड का आहार व्यायाम सीमन लेने की प्रवृत्ति नियमित है तो सांड के प्रजनन 10 से 11 साल तक अपन इसको काम में ले सकते हैं। अगर नियमित उसका चारा पानी, उसका व्यायाम, उसकी सारी क्रिया सही चल रही है तो ये 10 से 11 साल तक अपन काम में ले सकते हैं। प्रत्येक सांड को 2 से 3 साल बाद बदल देना चाहिए। क्यों बदल देना चाहिए? ताकि इसमें ब्रीडिंग होना नहीं संभव नहीं हो सके। अदरवाइज कई गाँव वाले जो नहीं जानते हैं तो वो सालों के 10 साल तक सांड को रखते हैं, उससे कई बीमारियां पेट में आती रहती हैं। इसलिए टेक्निकल बिंदु है ये। प्रजनन के रखे हुए सांड, बकरे, मेंढक, उनको हर 2 साल में उस हर्ड से, उस फ्लॉक से चेंज कर देना चाहिए। पशु स्वास्थ्य, पशु की नियमित जांच रखें, नियमित जांच कराते रहें। समय समय पर सीमन की जांच करना, उसके प्रजनन में फैलने वाली बीमारियों का पता लगाते रहना चाहिए। और सांड को नियमित कृमिनाशक व टीकाकरण अवश्य करवाना। ये आज का टॉपिक आपका रहा, सांड की देखभाल, प्रशिक्षण, आवाज और प्रजनन के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक